वन सिंगल क्लिक से आप इंडिया के सारे कंपनी को अप्लाई रिज्यूमे बिल्डर टूल एटीएस फ्रेंडली है। रियल वर्ल्ड हायरिंग सिस्टम के साथ भी चेक कर सकते हैं। एक जॉब के लिए मल्टीपल रिज्यूम आते हैं। 1000 रिज्यूम को पढ़ना, फिर उसको डेटा मेंटेन करना, फिर शॉर्टलिस्ट करना। फ्रेशर्स जो इंटरव्यू से पहले पैनिक करते हैं, घबराते हैं, एचआर वॉल का है, इनकी हेल्प कर सकता है। उनको लगता है अगर 100 बच्चे अगर जॉब देने इंटरव्यू जा रहे हैं तो उसमें 99 अंडर कॉन्फिडेंट है। एचआर को कैसे कन्विंस करना है कि आई एम द राइट पर्सन टू दिस पोजीशन। डीपसीक है, चैट जीपीटी है, इन्होंने अलग अलग तरीके से मॉड्यूल को ट्रेन किया है और मैंने इन दोनों का बेस्ट वर्जन। कंपनी के हायरिंग मैनेजर्स होते हैं, क्या उनके लिए भी आपका टूल हेल्पफुल हो सकता है? मैंने जब ये ऐप बनाया था तो देसी वर्ड दिमाग में रखा, इंडिया का, इंडिया से इंडिया के लिए एआई प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नंदिनी मलिक और आज हम बात करेंगे एक डिजिटल प्रोडक्ट की जो सिर्फ एक एआई ऐप नहीं है बल्कि एक करियर चेंजिंग टूल है जिसका नाम है वोल्काई। ये कायरोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी का बनाया हुआ एक स्मार्ट सोल्यूशन है जो कि स्टूडेंट्स और फ्रेशली ग्रेजुएटेड लोगों के लिए बनाया है। चाहे इसमें रिज्यूमे बनाएं या मॉक इंटरव्यूज़ दें, ये ऐप आपको जॉब रेडी बनाता है। इस विजन के पीछे हैं कायरोसॉफ्ट के सीईओ जिनका नाम है संतोष कुशवाहा, जिनसे आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनको वोल्काई का आइडिया कहाँ से आया, इसका क्या इम्पैक्ट है और आने वाले समय में क्या क्या नए नए फीचर्स आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए इंटरव्यू में। थैंक यू आपके लिए भी, आपने समय निकाला हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए, हमारे फीचर्स को बताने के लिए आपने समय निकाला। थैंक यू। सर, एचआर वोल्काई में रिज्यूमे बिल्डर से लेके मॉक इंटरव्यू तक सब कुछ है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक ही ऐप में इतने सारे टूल्स को डालना, ये आइडिया आपको कहाँ से मिला? जो एचआर वोल्काई है इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे आपने बताया ना कि रिज्यूम बिल्डिंग भी है प्लस मॉक इंटरव्यू है। आने वाले टाइम में इसको ऑटो अप्लाई के थ्रू आप सारी जगह वन सिंगल क्लिक से आप इंडिया के सारे कंपनी को अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज एमएनसीज को भी, कि आपसे मिलता जुलता जॉब कहाँ पे है। ये सारे फीचर्स को एक प्लेटफॉर्म पे, एक अम्ब्रेला के नीचे लाने के पीछे लॉजिक ये है कि एक यूजर को सारे सोल्यूशन चाहिए। ये नहीं कि रिज्यूम बनाने के लिए कहीं और जाए, फिर मॉक इंटरव्यू के लिए कहीं और जाए, अप्लाई के लिए naukri.com पे जाए। अगर ये सारे फीचर्स एक जगह मिलेंगे तो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और ईजी टू एक्सेस होगा। जब आदमी को ईजी टू एक्सेस कोई चीज़ मिलेगा, अब आप सोचो कोई भी टूल आप यूज करते हो, रिज्यूम बनाए कहीं और, फिर हमने उसको ले जाकर दूसरे टूल पे डाला और वहाँ से इंटरव्यू देना चालू किया, फिर उसके बाद हमने सर्च करना चालू किया कि कहाँ कहाँ मेरा जॉब है और हमको कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। अगर इस साले हम सब कुछ चीज़ें एक सिंगल बटन से कर दें, आपने रिज्यूम बनाया, इंटरव्यू दिया, उससे आपने प्रैक्टिस किया और आपने आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला है कि हमको अब अप्लाई करना है, और फिर उसके बाद सिंगल एक बटन दबाया जिससे आपके ऑटो अप्लाई हो गए। इंडिया के जितने भी आपसे मिलते जुलते जॉब हो, सब जगह आपका रिज्यूम चला गया। तो इसलिए लाने की वजह था कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, इजी टू प्रोसेस हो, और इजी टू प्रोसेस होगा तो सबके लिए आसान होगा, विन सिचुएशन होगा। जैसे कि आपने बोला कि यूजर्स को एक ही छतरी के अंदर सब कुछ चाहिए, तो फिर इस चीज़ को एक साथ लाने के लिए आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? काफ़ी चैलेंजेस करने पड़े। आप देखिए कि कोई भी चीज़ को एक साथ में लाने के लिए काफ़ी सारे टूल्स को एक साथ में लाना पड़ता है। इतना ईज़ी जैसे मैंने बता दिया कि आपने आया, आपने रिज्यूम बनाया, मॉक इंटरव्यू दिया और ऑटो अप्लाई हो गया। लेकिन इसको बनाने के पीछे भी बहुत एक लॉजिक करता है ना कि आप, अब ये जो काम मेरा एक एजेंट कर सकता था, अब हमने 3 एजेंट बनाए। एक एजेंट जो आपका रिज्यूम बना रहा है, एक एजेंट आपका मॉक इंटरव्यू ले रहा है, एक जो ऑटो अप्लाई कर रहा है, और ये तीनों के ऊपर एक मेरा मास्टर एजेंट है जो इन तीनों को सुपरवाइज करके उसको कमांड दे रहा है कि आपको इसके थ्रू ऐसे ऐसे जाना है। तो हमने एक प्रोसेस में 4 एजेंट्स बनाए जो कि एक एजेंट से काम हो सकता था। तो ये टफ तो है लेकिन ये लोगों के लिए अच्छा है। तब जो लोगों के लिए इजी टू एक्सेस बनाना है तो हमको मेहनत ज़्यादा करना होगा। अगर हमने ज़्यादा मेहनत कर लिया तो पब्लिक को कम करना होगा। तो कोई भी जॉब सीकर है उसके लिए इजी हो, मैंने सिर्फ उस पर फोकस रखा। हमारे लिए जो प्रॉब्लम्स है उसको हमने ध्यान ही नहीं दिया। ओनली फॉर द यूजर्स हमने ये ध्यान में रखते हुए एचआर वोल्काई बनाया, इजी टू एक्सेस। सर, रिज्यूमे बिल्डर टूल एटीएस फ्रेंडली है ना? तो फिर क्या ये ऐप हम रियल वर्ल्ड हायरिंग सिस्टम के साथ भी चेक कर सकते हैं? करेक्ट है, जैसे मैंने बताया कि आने वाला टाइम जो है एटीएस फ्रेंडली है। आने वाला टाइम का इवन सारे एमएनसी आज एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम ही एक्सेप्ट करती है। तो आज कोई भी बच्चा पहले रिज्यूम की वजह से ही
रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसके रिज्यूम में ऐसी चीज़ें होती नहीं है जिसके लिए एचआर को ना नीचे आपको लेके जाए, उसको पढ़ाए। आपने 3 पेज का रिज्यूम बना लिया उसमें, लेकिन एचआर को जो चाहिए, जो स्किल्स चाहिए, उसके बारे में कहीं आपने डिफाइन ही नहीं किया कि आपने क्या-क्या प्रोजेक्ट किया है, कैसे किया है, कि किस लैंग्वेज पे काम किया है और क्या एक्सपीरियंस रहा है और उसको किस टाइमलाइन में आपने पूरा किया है। ये सब चीज़ों का डिटेल कब आएगा? जब आप एटीएस फ्रेंडली करोगे, और एटीएस करोगे तो आपको कहीं भी रिज्यूम की वजह से रिजेक्शन नहीं झेलना होगा, क्योंकि एक जॉब के लिए मल्टीपल रिज्यूम आते हैं। अगर किसी कंपनी में 10 भी हायरिंग है तो रिज्यूम आ गए 1000, तो एचआर बेचारा क्या करेगा? उस पर इतना प्रेशर होगा, 1000 रिज्यूम को पढ़ना, फिर उसको डेटा मेंटेन करना, फिर शॉर्टलिस्ट करना, इसमें 1 मंथ का टाइम जाता है। अगर एटीएस फ्रेंडली आपने बनाया हुआ है और बड़ी कंपनी है, उसने उस चीज़ों को एडॉप्ट कर रखा है, तो आपको ईजी टू एक्सेस के थ्रू आपके सारे डेटा को विद इन अ मिनट ले लेगी। तो आपको ये अब डर खत्म हो गया कि रिजेक्शन जाएगी, क्योंकि अब अगर 1000 भी रिज्यूम है तो 1000 रिज्यूम तक एचआर जाता है, देखता है, सीखता है। अब वो जल्दी बाइकआउट नहीं करता, यार 100 देख लिया, अब थक गया, अब कौन जाए, बोलो ना किसमें से अच्छा हो गया जो उसको सेलेक्ट कर लिया जाए। तो ये जो बहुत बड़ा था ना कि रिजेक्शन ड्यू टू हैवी वर्क, उसको हम लोग ने एटीएस फ्रेंडली के थ्रू इजी कर दिया कि अब एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम बनेंगे, एटीएस लोगों के लिए एक्सेस रहेगा, और आपकी बात एचआर तक जल्दी पहुंचे कि हमको आप क्यों रखो। जी, बिल्कुल। सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं स्पेशली फ्रेशर्स जो इंटरव्यू से पहले पैनिक करते हैं, घबराते हैं। तो क्या ये ऐप एचआर वॉल्काई इनकी हेल्प कर सकता है उनकी एंग्जायटी कम करने के लिए? करेक्ट है। आज हमको लगता है अगर 100 बच्चे अगर जॉब देने इंटरव्यू जा रहे हैं तो उसमें 99 अंडर कॉन्फिडेंट है। नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमको एचआर को कैसे कन्विंस करना है कि आई एम द राइट पर्सन टू दिस पोजीशन। ये तभी हो सकता है जब आपने उस तरीके से प्रैक्टिस किया हो। वो प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? हमारे पास जो प्रोडक्ट है एचआर वोल्काई, आप उसमें वहाँ पे मॉक इंटरव्यू में जाइए। मॉक इंटरव्यू में जाने के बाद अपना रिज्यूम को अपलोड करिए। रिज्यूम अपलोड करने के बाद जिस कंपनी में आपको जॉब देने जाना है उसका जेडी डालिए। जब डिस्कशन डालने के बाद ही आपको हम इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं, और उससे मिलते जुलते जितने प्रैक्टिस करने हैं ना उतना आप करो। 1 घंटे करो, 2 घंटे करो, 5 घंटे करो, फिर हम आपको स्कोरिंग दे देंगे कि आपका नॉलेज कितना है। जब आपको क्लियर होगा कि आपका नॉलेज मेरा अच्छा है, थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आएगी, तो आप जब कल इंटरव्यू के लिए एचआर के पास जाओगे टेक्निकल राउंड के लिए, क्योंकि पहला राउंड तो आपने क्लियर कर लिया क्योंकि एटीएस फ्रेंडली आपका रिज्यूम बना हुआ है। अब सेकंड राउंड की बात है टेक्निकल पॉइंट के लिए। टेक्निकल के लिए जब आपने मॉक इंटरव्यू कर लिया तो आपको डर खत्म हो गया ना, इससे ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं है आपके पास और सारे आंसर मेरे पास हैं। जी, बिल्कुल। आपकी जो ऐप है, इसका डिज़ाइन क्या बिगिनर्स या फिर नॉन टेकी लोगों के लिए फ्रेंडली है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, वो स्किल लैक करते हैं वो इन सब चीज़ों में। तो फिर उनके लिए क्या आपका ऐप फ्रेंडली है, कंफर्टेबल है? करेक्ट है। मैंने आपको बताया ना कि मैंने जब ये ऐप बनाया था तो देसी वर्ड दिमाग में रखा था हाँ। कि हमको जो बनाना है ना इंडिया का, इंडिया से इंडिया के लिए एआई प्लेटफॉर्म। जी। कि ऐसा नहीं हो कि ये केवल जो पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड लोग हैं वही यूज कर सके, इसको हर बंदा एक्सेस करे। एक तो हमारे यहाँ लॉगिन बहुत एक्सेस है कि आपको केवल नाम डालना है, ईमेल आईडी डालना है और आपको सिंपल लॉगिन हो जाना है। आपको बहुत सारी डिटेल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस इसके अलावा हम हिंदी में भी इंटरव्यू कराते हैं, इंग्लिश में भी कराते हैं और इंग्लिश को भी यूज करते हैं। इंग्लिश मतलब कि जो हम लोग इंग्लिश बोल रहे हैं ना वो एग्जैक्ट इंग्लिश नहीं होता, वो इंग्लिश होता है। जी। क्योंकि इंग्लिश अगर बोलना है तो आपको यूके इंग्लिश बोलना पड़ेगा या यूएस इंग्लिश बोलना पड़ेगा, जिसके लिए हम ट्रेंड नहीं है। हमारा एजुकेशन लेवल अभी उस लेवल का नहीं है कि हम यूके और यूएस इंग्लिश को एक्सेप्ट कर सकें। तो हम जो बोलते हैं उसको इंग्लिश बोला जाता है। तो जो मशीन है वो कैसे समझेगी? तो हमने जो मशीन बनाई है वो इंग्लिश के बेस पे बनाई है, ना कि यूएस इंग्लिश या यूके इंग्लिश के लिए। जैसे डीप सीक है और आपका चैट जीपीटी है, ये सारे यूके इंग्लिश हैं और यूएस इंग्लिश हैं। तो ये हमेशा उसी भाषा को समझेंगे, आपके इंग्लिश को नहीं समझेंगे, आप इंग्लिश को गलत आंसर दे देंगे। तो सबसे पहले ये देसी है, देसी है तो आपके लिए इजी टू एक्सेस होगा। इजी टू एक्सेस होगा तो आपको कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है कि टेकी बंदा यूज कर रहा है। आपने केवल नाम डाला, ईमेल आईडी डाला, पासवर्ड बनाया, लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आपको इंग्लिश आना तो इंग्लिश में बोलिए, हिंदी आता तो हिंदी में बोलिए। अगर दोनों को मिक्स करके इंग्लिश में बात करनी है तो आप इंग्लिश में करिए। हमारा मॉक इंटरव्यू भी सेम है और मेरा रिज्यूम बिल्डर भी सेम इसी प्रोसेस पे है। तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई लैंग्वेज से पंगा नहीं है, कोई इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ईजी है। हमने इतना ईजी बनाया इसलिए है कि हर एक नॉन टेकी बंदा यूज करे। टेकी बंदा तो कर ही लेगा, वो यहाँ से नहीं कर लेगा, कहीं से भी कर लेगा। नॉन टेकी को का जो फियर फैक्टर है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसका लो है, उसको बढ़ाने के लिए हमने ऐप बनाया हुआ है। जी। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे है कि
वॉइस बेस्ड वोक इंटरव्यू काफ़ी यूनिक है, लेकिन क्या ये एआई फीडबैक को कैसे एनालाइज करता है, ये बताइए मुझे आप। और जो टोन और हेजिटेशन होती है सामने वाले इंसान की, वो कैसे ट्रैक कर पाता है? करेक्ट है। जैसे कि हाँ, आप कभी भी इंटरव्यू देना चालू करते हैं, मॉक इंटरव्यू देते हैं, तो जो हमारे पास जो जो मेरा टूल है, उसकी वर्किंग बड़ा सिंपल है। वो देख रहा है कि आप कितने कॉन्फिडेंस से आप आंसर दे रहे हो, जी। और आंसर दे रहे हो तो कितना सही है, कितना गलत है। तो ये बड़ा ईज़ी होता है हमारे लिए समझना कि अगर आप कितने कॉन्फिडेंस से क्या बोलते हो। कॉन्फिडेंस लेवल को एनालाइज़ करना बहुत आसान है। जी। फिर आपका देखा जाता है कि बिहेवियर क्या है, आपने कितने बार बीच में क्वेश्चन में आंसर देते-देते आप रुके। तो इट मीन्स कि आप वहाँ पे अटक रहे हो, तो वहाँ आपकी प्रॉब्लम क्या है, उस वीक पॉइंट को भी आपको सुधारने की ज़रूरत है। ये सारे हम सजेशंस में देते हैं कि आप ना रुको नहीं, आपको जब तक पूरा क्वेश्चन का आंसर नहीं हो जाए, आपको बोलते ही रहना है। लेकिन बोलते रहना है तो गलत भी नहीं बोलना है। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने की हमारी अलग एक ट्रेनिंग किया हुआ है मशीन से, कि जिससे हम कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करते हैं। गलत आंसर बंदा दे रहा है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करना चाहिए, उसको उस बात को कैसे घुमाना चाहिए, इस पर भी हम लोग एनालाइज करते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं कि अगर बंदा ने गलत आंसर दिया तो वो उसको कैसे स्टॉप करना चाहिए। ये सारे हम सजेशंस में आपको देते हैं कि आप जब हमारा इंटरव्यू देखें, जो स्कोर देखें या फिर उसका सजेशन देखें, तो आपको पता हो जाए कि आपने कहाँ कॉन्फिडेंस की कमी नहीं लगी, कहाँ पे आपने सही आंसर दिया, और कहाँ गलत दे के आप सही बनाने की कोशिश किए। तो गलत आंसर कभी भी नहीं देना चाहिए इंटरव्यू में। जब भी है, अगर नहीं है तो आप पास ओवर मांगो, क्योंकि गलत आंसर दोगे तो सामने वाले का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है कि यार ये क्या बोलते जा रहा है, मैं इसका सुन रहा हूँ बात। तो जी। ये बहुत बड़ा एक गैप है, जिसको हम इस ऐप के थ्रू खत्म करते हैं। जी। आपके ऐप में रिज्यूमे और मॉक इंटरव्यू के स्कोर्स कैसे कैलकुलेट होते हैं? मतलब क्या वो सिर्फ एआई डिसाइड करता है या फिर ह्यूमन फीडबैक भी इसमें यूज़ होता है और बेहतर रिजल्ट्स के लिए? नहीं, इसमें टोटल ये एआई ड्रिवन जी। सॉफ्टवेयर है, तो यूज़ तो हमेशा एआई होता है, कोई इसमें ह्यूमन है ही जी। नहीं। लेकिन इस एआई का जो मॉडल ट्रेनिंग है, उसको मैंने इस तरीके से किया है। आप समझो, जो चाइना का डीप सीक है, जो चैट जीपीटी है, इन्होंने अलग-अलग तरीके से मॉड्यूल को ट्रेन किया है, और मैंने इन दोनों का बेस्ट वर्जन लाके मैंने अपने मशीन को ट्रेन किया है। तो हमारी मशीन जो एनालाइज़ करती है, जो डेटाबेस है, वो परफेक्ट डेटाबेस है आपकी स्कोरिंग करने के लिए, कि आप क्या कह रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, आपके क्वेश्चन आंसर कितने सही है, कितने गलत है, इसका कंप्लीट डेटाबेस है। तो हमारा मशीन गलत आंसर दे नहीं सकता और गलत एनालाइज कर नहीं सकता। आप कभी भी इसको ट्राई करिए, और कभी भी कुछ भी आए, हम हमेशा फीडबैक पे जाते हैं, हम लोगों को हमेशा ट्रायल रन भी करते हैं। और इवन कि हमने अभी आईआईएम के साथ टाई अप भी किया है कि आप हमारे प्रोडक्ट को चेक करें और उसको बताएं कि ये अ, जो मैं सोचता हूँ कि मैं सही आंसर बता रहा हूँ, लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, कि आप कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। और आपने देखा कि हमने कुछ दिन पहले अपने कंपनी पे अनाउंसमेंट भी दिया हुआ है कि आईआईएम सिम्योर इज वर्किंग फॉर अस। हमने उनके साथ कोलैबोरेशन किया है, और सिर्फ ये जानने के लिए कि जी। हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। जी। अगर मैं तो बोल सकता तो मैं सही हूँ, लेकिन हमको भी स्कोरिंग चाहिए, तो हमने स्कोरिंग के लिए आईआईएम से बड़ा तो कोई आज है नहीं इंडिया में। तो और इसके बाद हम टारगेट आईआईटी को भी कर रहे हैं कि आईआईटी में भी इसको इम्प्लीमेंट करें, और वहाँ से देखें कि हमारे क्वेश्चन आंसर जो पूछने का तरीका है, जो बिहेवियर है, क्या वो सही है, क्या गलत है। और विद इन 2 मंथ इन डाउन द लाइन हमको वहाँ से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन के भी आ जाएगा कि आप कितने परसेंट सक्सेस हैं या नहीं है। तो खुद मैंने अपने आप को एनालाइज करने के लिए किया, जो कि हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने खुद किया कि जी। हमको बेस्ट प्रोडक्ट बनाना है, इंडिया के लिए बनाना है, और कोई भी गलती नहीं होना चाहिए कि किसी का करियर मेरे वजह से खराब हो। जी। जैसे बहुत से छोटे शहर के यूज़र्स होते हैं जो आपका ऐप यूज़ करते हैं, तो फिर उनके बिहेवियर से आपको क्या पता लगता है एज़ एन फीडबैक? क्या उनके फीडबैक को देखते हुए आप कुछ नए फीचर्स ला रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज़ ला रहे हैं उनके लिए? करेक्ट है। जब मैंने ये डेटाबेस अपने को एनालाइज करते हैं हम लोग, डेटा एनालिसिस जो हमारी टीम की है, जो देती है हमको डेटा, तो हमने उसमें यही देखा कि बंदा ना कंफ्यूज है। जी। हमने बीटेक किया है और जॉब मार्केटिंग की चाहिए, हाँ। मार्केटिंग के किए हैं, अकाउंटिंग का भी मिल जाए तो कर लेंगे। ये कन्फ्यूजन हमने दिखा है। इसलिए हम जो आने वाला मेरा डाउन द लाइन जो दूसरा प्रोडक्ट होगा, स्किल वर्स होगा। स्किल वर्स में मैं आपका करियर काउंसलर होऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको मार्केटिंग करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, अकाउंटिंग करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, फाइनेंस में जाना चाहिए, एक्टिंग में जाना चाहिए, सिंगिंग में जाना चाहिए, वॉट एवर इट इज, जो भी आपका बेस्ट स्किल है, उसको डेवलप करने का काम हम लोग स्किल वर्ड्स में करेंगे। जिससे क्या होगा कि जो आज हम फील करते हैं कि टीआर 2 टीआर 3 चाहे टीआर 1 कोई भी बंदा है, वो लो कॉन्फिडेंस फील कर रहा है, क्योंकि हमने मम्मी पापा के प्रेशर में, पेरेंट्स के प्रेशर में, और उसी पड़ोसी के प्रेशर में एमबीए कर लिया,
और हमको एक्टिंग करना था। अब उसके बाद ड्रामा क्लास जाने से डर लग रहा है। जी। क्यों डर लग रहा है? क्योंकि हमने तो एमबीए कर रखा है, पापा को पैसा लग रखा है, पापा का प्रेशर है कि तो जॉब करने, मेरे को पैसा कैसे आएगा, मेरी रिकवरी कैसे होगी, मैंने तो लोन लेके, कोई हर पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है अपराध ने कि घर से निकाला और दे दिया। सब बच्चे आज के डेट पे आप देखो, जो सबसे ज़्यादा लोन है वो स्टूडेंट लोन है, एजुकेशन लोन है। वो बच्चे जो पढ़ते हैं वो केवल इसलिए जॉब करते हैं कि हमको ये लोन को उतारना है, वो इंटरेस्ट के लिए नहीं करते। जब इंटरेस्ट के लिए कोई काम नहीं करता तो वो परफेक्ट हो नहीं सकता, उसके लिए ना परफेक्ट हो सकता है ना खुश रह सकता है। वो एक अंडर प्रेशर काम कर रहा है। अब पहले एजुकेशन को उतारने के लिए, फिर मैरिज के लिए, फिर अपने बच्चे के लिए, उसकी ज़िंदगी उसमें फंस सी गई है। तो उसके लिए सबसे बड़ा होता है करियर काउंसलर होना। करियर काउंसलर के लिए हमको स्किल वर्क्स ला रहा हूँ। और स्किल वर्क्स का आइडिया कहाँ से आया? जब हमने सारे ये सब बिहेवियर नोट किए अपने डेटाबेस से कि ये आदमी क्यों डर रहे हैं, क्योंकि रिज्यूम में तो लिख रहे हैं कि मैंने पीजीडीएम किया है और इंटरव्यू देने जा रहे हैं फाइनेंस की। जी। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, जैसे कंपनी के हायरिंग मैनेजर्स होते हैं, क्या उनके लिए भी आपका टूल हेल्पफुल हो सकता है? जैसे उनके पास बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए, तो क्या आपका ऐप उनका एक शॉर्टलिस्टिंग असिस्टेंट बन सकता है? करेक्ट है। मैं बताया ना कि ये जितना हेल्पफुल यूजर्स के लिए है, आने वाला टाइम कंपनी इसको ज़्यादा एक्सेप्ट करेगी। हर जो एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनको स्किल्ड बंदा मिल नहीं पाता। क्योंकि उन्होंने या तो कंसल्टेंट के पास जाते हैं या तो खुद से हायरिंग करते हैं। खुद से हायरिंग करते इतने रिज्यूम आ गए तो उन्होंने किसी को भी रैंडम देखा और रैंडम उन्होंने फ़ोन कर लिया। अगर वो आगे उसने बोला मैं कल से ज्वाइन कर रहा हूँ तो उसको उन्होंने रख लिया, वो बाकी डेटाबेस को उन्होंने चेक नहीं किया। तो आने वाले टाइम में जैसे बताया कि एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम होंगे और हमारा डैशबोर्ड होगा जो एक एमएसएमई और बड़े कंपनी के लिए बनाया जाएगा कि पर यूजर आपको कितने चाहिए। उसमें आपका सारा डेटा एनालाइज करके दूंगा कि ये बंदा कैसे सेलेक्ट होगा, क्यों होगा और काहे होगा। आज देखो सबसे बड़ा काम है कि पहले सीबी के शॉर्ट लिस्टिंग, फिर एचआर राउंड, फिर टेक्निकल राउंड, फिर नेगोशिएशन राउंड, देन फाइनल जो अथॉरिटी है उसके साथ मिल रही है। जो 5 राउंड का काम है ये 5 आदमी कर रहे हैं, जो एक कंपनी के ऊपर बर्डन है। अब हमारा ऑटोमेशन से आपने जॉब अप्लाई किया, हमारे पास डेटाबेस बन के आ गया, सिंगल यूजर हमको पता चल रहा है कि कौन सा बंदा कितना टैलेंटेड है, किसने कौन सा कोर्स किया है, उसकी सैलरी रेंज क्या है, उसका एज ग्रुप क्या है। जो भी हमने फिल्टर लगाने हैं हमने फिल्टर लगा कर देख लिया। अगर 1000 रिज्यूम आ रहे हैं, चाहे 100 आ रहे हैं, चाहे 10,000 आ रहे हैं, चाहे 1 लाख आ रहे हैं, सब विद इन मिनट आपको सारे समरी मिल जाएगी। आप जिस टाइप से समरी चाहिए आपको उस टाइप से समरी मिल गई। अब आपको जिस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है, जिस पैरामीटर्स पे करना है कि हमको सैलरी रेंज 50,000 से ऊपर बच्चे को नहीं रखना है, तब उसके हिसाब से रख सकते हो। एक्सपीरियंस 2 साल से ऊपर वाले को नहीं रखना है तो नहीं रख सकते हो, या 10 साल का एक्सपीरियंस बंदा चाहिए तो उसको रख सकते हो। जो भी आपको ब्रैकेट आपके दिमाग में है उसके थ्रू आपने सीवी सेलेक्ट किया। सीवी सेलेक्ट करने के बाद जो एचआर राउंड है, जो इंट्रो है, वो हमारा मॉक इंटरव्यू से क्लियर हो जाता है कि जैसे आप मॉक इंटरव्यू होता है मैं आपको सर्टिफिकेट इशू करता हूं कि आपकी स्कोरिंग 90 है, 85 है, 100 है, 50 है, 30 है, 20 है, जो भी है। आपने थंब रोल बना लिया कि हमको 75 से नीचे वाले को नहीं लेना है, चाहे 85 से ऊपर लेना है, चाहे 90 लेना है, तो आपको वहां से भी निकल गई कि पहले होगी सीबी सिलेक्शन, देन हो गया कि हमको किस बंदे को रखना है। 2 राउंड तो मैंने आपको खत्म कर दिया। अब तीसरा हुआ टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड के लिए भी हमारा जो जेडी है वो परफेक्ट है। आपने अगर जेडी को अच्छे तरीके से डिफाइन किया है और उसके क्वेश्चन आंसर को आपने देख लिया कि हमारे मशीन ने क्या पूछा और उसने क्या आंसर दिया, तो आपको एनालाइज करने में वो भी प्रॉब्लम खत्म हो गई टेक्निकल राउंड की। अब सीधे आपको कैंडिडेट को बुलाना है, उसको अपना ऑफर बताना है कि मैं इतना रुपया दे सकता हूँ, मैं आपको ऐसे रख सकता हूँ, ये हमारी कंपनी पॉलिसी है, और उसको एक्सेप्ट होगा तो इमीडिएट वो ज्वाइन कर लेगा, या जो उसकी नोटिस पीरियड होगा उसके हिसाब से वो ज्वाइन करेगा। तो इजी टू एक्सेस फॉर द जॉब सीकर एंड इजी टू एक्सेस हर कंपनी के लिए। एमएसएमई जो आज परेशान है, जिसको स्किल बंदा नहीं मिल पा रहा है, ये दोनों आने वाले टाइम में सारे खत्म है। अभी हमने एक फीचर्स लॉन्च किया हुआ है जिसमें सारे जॉब सीकर्स के लिए अब सेम ये फीचर्स का जो मैंने अभी बताया डाउन द लाइन 2 to 3 मंथ्स में आ जाने हैं। तो ये हर कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि आज को आपको अब डर नहीं है। आपको जब भी वैकेंसी निकालनी है आप बिंदास निकाल लो, और आप सीवी भी आएगा क्योंकि ऑटो अप्लाई के थ्रू आपके पास डेटा भी आ रहा है, और जॉब आपने एटीएस के थ्रू आपने सीवी को भी एनालाइज कर लिया, और देन उसके बाद मॉक इंटरव्यू कर लिया, देन आपको डिसाइड करना है कि हमको किसको रखना है। मतलब आपके पास सारा डेटा रखा है, अब बस आपको यस या नो करना है। जो आपके लिए 4 या 5 स्टाफ करता था, जिसकी मंथली 2 से 3 लाख रुपए कॉस्ट थी, और उसके बाद भी आपको स्किल बंदा मिल रहा था या नहीं मिल रहा था, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये कंपनी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जॉब सीकर से भी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आज इस इंटरव्यू में आने के लिए, अपने कीमती समय से टाइम निकाल के, और इतनी सारी एचआर होल्ड की बात बताने के लिए। दैट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू। आज की बातचीत कायरोसॉफ्ट के सीईओ मिस्टर संतोष कुशवाहा के साथ काफ़ी इंस्पायरिंग रही। नमस्कार।